हेलो फेलो प्रोफेशनल्स, मैं हूं आपका गाइड सैयद अशरफ और आप देख रहे हैं द HSC गाइड चैनल। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसका इम्पोर्टेंस अगर हम सही तरीके से समझ सकें तो हम उसे एक टाइम मशीन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्यूचर में हो सकने वाले एक्सीडेंट और इंजरीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और टाइम रहते हम प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं ताकि उन एक्सीडेंट और इंजरीज से बचा जा सके। लेकिन और प्रैक्टिकल ग्राउंड ये वन ऑफ द मोस्ट निगलेक्टेड इशू भी है। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये इस डेटा से समझा जा सकता है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि लगभग हर 29 माइनर इंजुरीज और हर मेजर इंजुरी या फैटल केस के पीछे लगभग 3000 नियर मिसेस छुपी होती हैं। और अगर हम हर नियर मिस को सही तरीके से रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेट करें तो इन इंजुरीज और फैटल केसेस से बचा जा सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं नियर मिस और उसकी रिपोर्टिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि नियर मिस एक्चुअली होती क्या है। नियर मिस उस अनप्लान्ड इवेंट को कहते हैं जिसकी वजह से चोट, बीमारी या नुकसान नहीं हुआ लेकिन उसमें ऐसा करने की ताकत थी। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा एक्सीडेंट होता है जिसमें मुश्किल से बचा जा सका है। नियर मिसेस सेफ्टी अरेंजमेंट और एक्सीडेंट के लिए हमारे प्रिपरेशन को चेक करने और उसे सुधारने का मौका देते हैं। किसी एक्सीडेंट, इंसिडेंट या नियर मिस को ध्यान से इन्वेस्टिगेट करने पर यह देखने को मिलता है कि वहां अनसेफ कंडीशंस मौजूद हैं या किसी स्पेसिफिक वर्क को करने के लिए कोई स्टैंडर्ड वर्क मेथड का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है या स्टैंडर्ड मेथड तो है लेकिन उसे लंबे टाइम से अपडेट नहीं किया गया है ताकि वो नए काम के साथ बैलेंस बना सके या किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए हजार्ड अवेयरनेस ट्रेनिंग की कमी है या ट्रेनिंग तो दी गई है लेकिन उस वक्त जबकि इंसिडेंट हुआ वो वर्कर वर्क साइट पर मौजूद नहीं था जिसे ट्रेनिंग दी गई थी। कई बार ऐसा भी देखने को मिलेगा कि वर्कर्स काम करने के लिए शॉर्टकट का इस्तेमाल कर रहे हैं या उन स्टेप्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं जिन स्टेप्स को फॉलो करना काम को सेफली पूरा करने के लिए जरूरी है या वर्कर काम करते टाइम अपने कोवर्कर्स का ध्यान नहीं दे रहे हैं। हर वर्क साइट या कंपनी में नियर मिस को रिपोर्ट करने का सिस्टम जरूर होना चाहिए क्योंकि ये सिस्टम हमें इंपॉर्टेंट डेटा प्रोवाइड करता है जिसका इस्तेमाल हम एक बेटर सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बनाने में कर सकते हैं। ये हमें मौका देता है कि हम एक्सीडेंट से पहले फ्यूचर में हो सकने वाले एक्सीडेंट या इंजरी के पीछे की रूट कॉज को जान सकें और उन्हें सही टाइम पे वक्त रहते सही कर सकें। इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम नियर मिस रिपोर्टिंग पर ध्यान दें और वर्कर्स को मोटिवेट करें कि वो अपने आसपास होने वाली हर नियर मिस को रिपोर्ट करें। तो आइए नियर मिस रिपोर्टिंग पर एक नजर डालते हैं इसका क्या प्रोसीजर होता है। अगर आप एक नियर मिस इंसिडेंट में शामिल हैं या आपके आसपास कोई नियर मिस हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो इंसिडेंट की जगह को सेव करिए, मतलब ये पक्का करें कि कोई घायल ना हो जाए क्योंकि इंसिडेंट ऐसा इंसिडेंट है नियर मिस जो इंसिडेंट हुआ लेकिन कोई घायल या किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है लेकिन नियर मिस के बाद आपको ये श्योर करना है कि अब आगे से कोई घायल ना हो। इंसिडेंट की जगह पर तभी जाएं जब ऐसा करना सेफ हो, वरना वहां ना जाएं और न दूसरों को जाने दें। अपने इमीडिएट सुपरवाइजर को फौरन इसकी खबर दें। अपने सुपरवाइजर की या जो भी इस काम के लिए ऑथराइज्ड हो उसकी मदद करें नियर मिस रिपोर्ट या इंसिडेंट फॉर्म को फिलअप करने में। अगर जरूरी हो तो इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा भी बने। याद रखें कि नियर मिस से तभी कोई लेसन लिया जा सकता है जब उसे सही से रिपोर्ट किया जाए। अगर रिपोर्ट करने में या इन्वेस्टिगेट करने में कोई भूल हुई तो हम लोग नियर मिस का कोई फायदा नहीं उठा पाएंगे। सुपरवाइजर्स और वर्कर्स को ये बात रूटीन टूलबॉक्स टॉक या स्पेसिफिक सेफ्टी ट्रेनिंग की मदद से अच्छी तरह बता देनी चाहिए। नियर मिस रिपोर्टिंग या इन्वेस्टिगेशन के मेन 4 टारगेट होते हैं। पहला, ये पता करना कि क्या हुआ और उस इंसिडेंट के पीछे की क्या रूट कॉज थी। दूसरा, रिस्क को कंट्रोल करने के लिए प्रोसेस या सिस्टम को रीडिजाइन करना। तीसरा, सेम इंसिडेंट के रिकरेंस को रोकने का तरीका ढूंढना। और चौथा, ट्रेनिंग नीड्स और ट्रेनिंग प्रोसीजर को
को रीस्टैब्लिश करना। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे चैनल की सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। तो अब बात करते हैं नियर मिस मैनेजमेंट प्रोग्राम की। तो नियर मिस मैनेजमेंट प्रोग्राम बनाते वक्त ये बात ध्यान में रखें कि प्लान का मोटिव टारगेट टू लर्न फ्रॉम नियर मिस इंसिडेंट होना चाहिए, और नियर मिस मैनेजमेंट प्रोग्राम में ये 7 एलिमेंट्स जरूर इंक्लूड होने चाहिए। वो कौन से 7 एलिमेंट्स हैं? तो सबसे पहला एलिमेंट है आइडेंटिफिकेशन। इंसिडेंट के बाद जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्टिगेशन का अरेंजमेंट जरूर करें और इंसिडेंट के पीछे की रूट कॉज की पहचान करें और उसको करेक्ट करें। विटनेस की खोज करें और उनसे इनपुट लें, मतलब उनसे बातचीत करें, उनका बयान लें। फ्यूचर में होने वाले कम्युनिकेशन के लिए फोटो लें या स्केच बनाएं। अगर आपके पास कैमरा अवेलेबल है तो आप फोटोज लीजिए, कैमरा अवेलेबल नहीं है तो आप जितना पॉसिबल हो सकता है उतना साफ सुथरा स्केच ड्रॉ कीजिए। याद रहे कि किसी भी इन्वेस्टिगेशन का मकसद सिर्फ गलतियों को सुधारना, मतलब करेक्टिव एक्शन लेना होना चाहिए, ना कि किसी को गुनाहगार साबित करना। दूसरा एलिमेंट है डिस्क्लोजर। वर्कर्स को नियर मिस इंसिडेंट की रिपोर्ट करने के लिए किसी तरह की कोई पेनाल्टी या पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, बल्कि उन्हें इनकरेज किया जाएगा। वर्क प्लेस पर ऐसा सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए जो वर्कर्स के 1 स्टेप अहेड फॉर सेफ्टी एटीट्यूड को इनकरेज करे। इससे वर्कर्स को भी लगेगा कि मैनेजमेंट उनकी सेफ्टी के लिए पॉजिटिवली इंटरेस्टेड है। एक अच्छे HSC मैनेजमेंट की यह पहचान होती है कि उसमें ओपन कम्युनिकेशन को बढ़ावा दिया जाता है और उसका मेन मोटिव लोगों के दिलों में सेफ्टी की इंपॉर्टेंस को बढ़ाना होता है। वर्कर्स के दिलों से यह डर निकालना जरूरी होता है कि नियर मिस की रिपोर्ट करने पर उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा। तीसरा एलिमेंट है डिस्ट्रीब्यूशन। मैनेजमेंट को करेक्टिव एक्शन से रिलेटेड लिए गए फैसलों को सपोर्ट करना चाहिए और सेफ्टी कमेटी के सामने इन फैसलों की रिपोर्ट को रखना चाहिए। नियर मिस के बाद जो भी एक्शन लिए गए हैं या जो भी लेसन सीखे गए हैं उनके बारे में ऑफिशियली 2 तरह से कम्युनिकेशन किए जाने चाहिए। पहला, लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन, जहां रिपोर्ट को सिर्फ कंसर्न डिपार्टमेंट्स में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और दूसरा वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, जहां फाइंडिंग, करेक्टिव एक्शन और लेसन फ्रॉम इंसिडेंट को सेफ्टी ट्रेनिंग और टूल बॉक्स टॉक के टॉपिक्स में शामिल किया जाता है। स्पीडी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत मददगार होता है, ये याद रखिएगा। चौथा एलिमेंट है रूट कॉज एनालिसिस। नियर मिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान रूट कॉज की पहचान करते वक्त ये याद रखें कि रूट कॉज आमतौर पर इन 7 कैटेगरीज में आती हैं। वो 7 कैटेगरीज कौन कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली कैटेगरी है मटेरियल। आमतौर पे देखा जाता है कि किसी एक्सीडेंट के पीछे, इंसिडेंट या नियर मिस के पीछे जो मेन रूट कॉजेज हो सकती हैं उनको 7 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। उन कैटेगरीज में सबसे पहला जो चीज आती है वो है मटेरियल। इसमें ऐसे मटेरियल्स आते हैं जो या तो काम के लिए सही नहीं थे या उनका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया गया है। दूसरा आता है मैन पावर। इसमें यह देखने में आता है कि वर्कर्स या तो काम के लिए ट्रेंड नहीं थे, फिजिकली फिट नहीं थे, निगेटिवली मोटिवेटेड थे, या वर्कलोड या पर्सनल रीजन की वजह से तनाव में थे। तीसरा है मशीन या इक्विपमेंट। ऐसा देखने में आता है कि काम के लिए गलत टूल्स या इक्विपमेंट ले लिया गया था, या इसमें टूल्स या इक्विपमेंट का गलत जगह पर रखना, यानी टूल सही था लेकिन उसको गलत जगह रखे। फॉर एग्जाम्पल, आप वेल्डिंग कर रहे हैं हाइट पे, ठीक है, वेल्डिंग मशीन नॉर्मली होनी चाहिए बिल्डिंग के ऊपर और आप काम करेंगे स्कैफोल्डिंग के ऊपर खड़े होके। इन केस अगर आपने वेल्डिंग मशीन भी स्कैफोल्डिंग के ऊपर रखी है और वो अगर नीचे गिरती है तो यहाँ पे ये देखने में आएगा कि जो आपका मशीन थे वो आपने गलत जगह पे रखा था, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि मशीन या टूल्स को गलत जगह पे रखना, या पुअर मेंटेनेंस, उसकी मेंटेनेंस ना हुई हो सही तरीके से, या लो क्वालिटी के टूल्स या इक्विपमेंट का सिलेक्शन, यानी आपने जो काम करना है उसके लिए आपने लो क्वालिटी के टूल्स या इक्विपमेंट को सेलेक्ट किया है। चौथा है इन्वायरमेंट। इसका बहुत मेन रोल होता है किसी भी इंसिडेंट के पीछे। इसमें वर्क साइट का पुअर लेआउट, यानी जो वर्क साइट की डिज़ाइन होती है, एक ही जगह पे कई सारे लोग काम कर रहे हैं, या सेम जगह पे नीचे मेसन काम कर रहा है और वहीं पे स्कैफोल्डिंग लगा के ऊपर किसी वेल्डर काम कर रहा है और उसके हाथ से कोई मटेरियल छूट के नीचे काम कर रहे हैं वर्कर के ऊपर गिरा। तो यहाँ पे अगर वो नीचे काम कर रहा वर्कर नहीं होता तो ये इंसिडेंट नहीं होता। तो यहाँ पे ये देखा गया कि जो लेआउट था
वर्क साइट का वो सही नहीं था। पुअर हाउसकीपिंग की कंडीशन अगर सही नहीं है तो वो भी इंसिडेंट को बढ़ावा देती है। या वेदर कंडीशंस, ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा सर्दी है, विंडी कंडीशन है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो इससे नियर मिसेस या किसी भी तरह के इंसिडेंट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। पांचवा है लैक ऑफ सुपरविजन। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से ज़्यादातर इंसिडेंट के पीछे आपको ये वजह मिलेगी कि काम को सही तरीके से वर्कर को एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, या एक्सप्लेन करने के बाद आधा अधूरे तरीके से सुपरवाइजर काम की जगह पे मौजूद नहीं होता है, यानी सही तरीके से सुपरवाइज नहीं किया जाता है। ऐसा बिहेवियर नियर मिस के इंसिडेंट की पॉसिबिलिटी को बढ़ा देता है। छठा, पुअर मेथड ऑफ वर्क। इसमें ऐसे वर्क मेथड शामिल हैं जो पार्टिकुलर काम के लिए सेफ नहीं थे। आपके पास टूल्स सही है, आपके पास ट्रेनिंग दिए हुए वर्कर्स हैं काम पे, सुपरवाइजर वहाँ मौजूद है, लेकिन जो मेथड आप यूज़ कर रहे हैं वो सही नहीं है, तो भी एक्सीडेंट हो सकता है। सातवां है मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें ऐसे सिस्टम आते हैं जहाँ वर्कर्स की ट्रेनिंग या एजुकेशन में कमी दिखाई देती है और उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। पुअर हजार्ड कम्युनिकेशन होता है, वर्कर्स को हजार्ड के बारे में बताया नहीं जाता है सही तरीके से, या हजार्ड की पुअर मैनेजमेंट देखने में आती है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के रूट कॉज को एनालाइज किया जाना चाहिए, और अगर किसी थर्ड पार्टी को इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व नहीं किया जाता है तो एक इंटरनल ग्रुप बनाना चाहिए जो दोनों तरह के रूट कॉज को एनालाइज करें और करेक्टिव एक्शन की रिकमेंडेशन दे। पांचवा एलिमेंट जो है, ये चौथे एलिमेंट के 7 पॉइंट थे, अब पांचवा एलिमेंट है सॉल्यूशन आइडेंटिफिकेशन। नियर मिस मैनेजमेंट का सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है ऐसे करेक्टिव एक्शन की पहचान करना जो फ्यूचर में होने वाले सिमिलर इंसिडेंट के रिकरेंस को रोक सकें। यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि करेक्टिव एक्शन प्लान करते समय आसपास होने वाली दूसरी एक्टिविटीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए, वरना हो सकता है कि आपका नया अरेंजमेंट दूसरे एक्टिविटीज़ के लिए नई हजार्ड पैदा कर दे या नए रिस्क पैदा कर दे। तो याद रखें, आप जो भी करेक्टिव एक्शन प्लान करें वो आसपास होने वाली दूसरी एक्टिविटीज़ के साथ अपना तालमेल बैठा सकें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे चैनल की सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। छठा एलिमेंट है डिस्ट्रीब्यूशन। इन्वेस्टिगेशन के बाद फाइनल रिजल्ट सभी कंसर्न वर्कर्स को दी जानी चाहिए और करेक्टिव एक्शन की भी जानकारी उन वर्कर्स के साथ शेयर करनी चाहिए जो इंसिडेंट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हों। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और करेक्टिव एक्शन को सेफ्टी ट्रेनिंग और टूल बॉक्स टॉपिक में शामिल किया जा सकता है। मेरे हिसाब से शामिल किया ही जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग में प्रीवियसली हुए इंसिडेंट के बारे में बताएंगे तो वर्कर्स पे ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है। सातवां एलिमेंट है रिजोल्यूशन। अगर किसी नियर मिस की इंफॉर्मेशन मिलती है तो इसे प्रॉपरली नोट किया जाना चाहिए और उसके लिए करेक्टिव एक्शन भी तैयार किया जाना चाहिए। जिस वर्कर के थ्रू इंफॉर्मेशन रजिस्टर की गई है उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और उसे अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। हर नियर मिस रिपोर्ट पर एक्शन ज़रूर लिया जाना चाहिए और अगर ज़रूरी हो तो करेक्टिव एक्शन भी लिया जाना चाहिए। इससे वर्कर्स को अपने इम्पोर्टेंस का और नियर मिस रिपोर्टिंग के इम्पोर्टेंस का पता चलता है और वो पॉजिटिवली मोटिवेट होते हैं। इस रेजोल्यूशन की वजह से वर्क प्लेस पर सेफ्टी अवेयरनेस बढ़ती है और एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच बेटर कम्युनिकेशन डेवलप होता है। इन सब का असर फाइनली प्रोडक्शन पर पड़ता है। तो ये था नियर मिस कम्युनिकेशन और उसका इम्पोर्टेंट पर बेस्ड डिस्कशन, जहां हमने जानने की कोशिश की कि नियर मिस और नियर मिस मैनेजमेंट क्या होता है, नियर मिस के बाद लिए जाने वाले एक्शंस के बारे में और नियर मिस मैनेजमेंट में शामिल माइक्रो पॉइंट्स के बारे में। अगर मुझसे कोई पॉइंट छूट गया है या किसी पॉइंट के बारे में आपको कोई सवाल हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो फ्रीली कमेंट कर सकते हैं। आगे का डिस्कशन हम लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। तब तक बी अवेयर, बी सेफ। हैव अ नाइस डे। बाय।